नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक साइट के साइट इंचार्ज मिस्टर मिश्रा जी। तो इनके बारे में पहले जानते हैं, फिर इनका एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम रुपेश मिश्रा है जी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी एक्चुअली सर जो हमारा कंस्ट्रक्शन पे जो अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जो काम कर रहे जी। हैं पाइपलाइन से हो अभी तो हम फिलहाल में प्लांट में कर रहे हैं। हम्म, तो उसमें मेरे को इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में नॉलेज चाहिए। जी। वैसे तो है लेकिन आप थोड़ा सा और उसको ब्रीफ करके ब्रीफ बताना करते बढ़िया। हैं तो और अच्छा रहेगा ताकि हम अपने मेन पावर को या उसको और बता सकें हम आगे। ठीक है। तो एक्चुअली सर उसमें मेरे को आओ, जैसे कि हम काम कराने जाते हैं, हम लोग देखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कहीं कहीं जो वायर होती है ओपन होती हैं। हम्म, वायर ओपन हो गई, उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, अस्थायी कनेक्शन है। हम्म, या कोई भी जो वेट उसका जो जहाँ हम कनेक्शन लेते हैं हम्म, वो ज़मीन या तो गीली होती है, हम्म, अचानक कहीं से बारिश आ जाए, मौसम चेंज हो जाए, उसका भी खतरा होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ करिए ताकि हम और नॉलेज हमें हो और आगे हम उसको ओके। बताएं और उसको बचा जा सके। ठीक है, ज़रूर आपके जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए मिश्रा जी, यदि हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी इंडस्ट्री में यदि काम करते हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम होना संभव नहीं है। जितने इक्विपमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन से ही वो काम करते हैं, यानी उसको एनर्जी मिलती है, वो चलते हैं। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे खुले तार, जैसे आपने बताया, खुला तार, अस्थायी कनेक्शन, गीली जमीन, भारी मशीनों, इन सब के वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है। दूसरा, इनके वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से फायर हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिक किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा और फायर होने का मुख्यतः खतरा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके और किसी भी इलेक्ट्रिक हैजार्ड को कम कर सकते हैं। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं मुख्यतः, जो मतलब बेसिक हमको इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है, जो भी हम काम करेंगे वो ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन के साथ काम करेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि हमारे वर्किंग साइट पे कोई हेल्पर, कोई फिटर, अनऑथराइज वर्कर या कोई भी हो, ये इलेक्ट्रिक का वर्क ना करे। सिर्फ ऑथराइज और ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही हमको काम करना है। सेकेंड बात, इंडस्ट्रियल प्लग और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का इस्तेमाल करना है। जहां भी जैसे आप बताए अस्थायी कनेक्शन, तो वो सब नहीं चलेगा। साइट पे घरेलू प्लग नहीं चलेंगे, हमको इंडस्ट्रियल प्लग और सॉकेट यूज करना है। दूसरा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। जहां भी मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमको वायर को दौड़ा के ले जाना है कनेक्शन करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लग मेल फीमेल होना चाहिए। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होंगे उसमें एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी होना अनिवार्य है। ये हमारा क्या काम करता है, यदि कहीं कुछ फॉल्ट हुआ, किसी को कुछ शॉक लगा, तो ये जो एमसीबी आरसीसीबी होता है ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड कट हो जाएगा और वहां से इलेक्ट्रिक का फ्लो रुक जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही हमारा जो डीजी होता है, जहां से भी कनेक्शन जाता है, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, वहां अर्थिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर अर्थिंग सही नहीं है तो शॉक तय है, यानी अर्थिंग पूरा होना चाहिए। साथ में जो अर्थ रेसिस्टेंस है वो चेक होना चाहिए, यानी जो भी अर्थिंग किए हैं उसका अर्थ रेसिस्टेंस चेक करेंगे तो 1 ओम से नीचे होना चाहिए, और अर्थ वायर जो है कहीं से कटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यदि प्रॉपर करते हैं तो हमारा जो भी खतरा है काफी कम हो जाता है। इसके बाद हम पीपीज पे आते हैं। पीपीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो भी हमारा इलेक्ट्रीशियन वर्क करता है तो वर्क के साथ साथ उसको उसकी भी सेफ्टी जरूरी है। इलेक्ट्रिक जो होता है बहुत ही खतरनाक चीज होता है, तो इलेक्ट्रीशियन जो पीपीज पहनेगा उसको रबर हैंड ग्लव्स चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन को सेफ्टी शू, उसका सेफ्टी हेलमेट, और उसके साथ साथ उसका जो भी मतलब इंडस्ट्रियल टूल है, ठीक है, वो इंसुलेटेड होना चाहिए। यानी जितने भी उसके टूल्स हैं काम करने वाले, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड बोले तो मतलब उसमें कवर होता है प्लास्टिक या रबर का, जिससे वो लोहे के इक्विपमेंट होते हैं वो उसके हाथ के टच में, यानी इंसुलेटेड टूल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरत है। याद रखिए, पीपीज नहीं तो काम नहीं इलेक्ट्रिक का। उसके बाद वेट एरिया में जब हम काम करते हैं तो थोड़ा हमको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होती है। गीली जगह पे बिजली सबसे खतरनाक हो जाती है, तो उसके लिए वेट एरिया में जो लो वोल्टेज होते हैं, ठीक है,
उसके बाद जो केबल पॉइंट होता है ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। साथ में वाटर के पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। जहाँ भी पानी के साथ हम काम करते हैं, पानी के कांटेक्ट में जाके करना हो, जैसे कभी कभी होता है कि पानी है उसमें हमारा वायर गया हुआ है, तो जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। उसमें जितने वायर होने चाहिए वो इंसुलेटेड होने चाहिए। इसके साथ साथ हम काम करते हैं, तो वहाँ जाके इसके साथ यदि वेट एरिया में हम काम करें तो हमको विशेष सावधानी बरतनी है। इसके बाद इमरजेंसी हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक फायर हो गया, तो हमको क्या करना है। अगर किसी को करंट लग जाए तो उसमें सीधे हाथ से हमको नहीं छूना है। कोई भी आदमी जाए डायरेक्ट उसको जाके नहीं टच करना है। कोई सूखी लकड़ी हो या वो फुल अपना रबर हैंड ग्लव्स पहना हुआ है, वो अपने आप को बढ़िया से इंसुलेट कर लिया, उसके बाद ही कोई जाकर टच करेगा। या सबसे इजी होता है कि हम मेन पॉइंट को कट कर दें, ठीक है, और तुरंत मतलब सब सीनियर्स को सूचना देना होता है, एम्बुलेंस को कॉल करना होता है, ठीक है। मेन स्विच को ऑफ करें, ड्राई लकड़ी या रबर के साथ हैंड ग्लव्स पहन के उसको जाकर छुएं और तुरंत फर्स्ट एड देना है और एम्बुलेंस के साथ उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। यदि हम इतना कुछ कर लेते हैं तो जो भी हमारा खतरा है कम हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक देखिए सबको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है लेकिन जान ले सकती है। तो इससे जितना बच के और कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ काम करते हैं तो जो भी हमारा खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है और टल भी जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए सेफ्टी विथ मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए। आगे फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।